गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जसवंत, मुस्कान, हिना, मानसी, साहिल, चलिए सभी को वेरी गुड इवनिंग। और जैसा कल जो अपना टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था, आज मैंने पहले ही बता दिया था आपको। आज की क्लास में हमने नया टॉपिक जो शुरू किया है वो टॉपिक है खरपतवार या पीड़। काफी अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे सवाल भी आते हैं और मैं एक तरह से कहूँ तो एक इजिली और प्रैक्टिकल टॉपिक भी है, यानी आसान भी है हमारे पढ़ने में। और प्रैक्टिकली इसलिए है क्योंकि हम सब लोगों ने इसको देखा है। इस टॉपिक में जितने भी बिंदुओं की चर्चा होगी उनको हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो काफी सरल भी रहेगा ये आप लोगों के लिए। बस कुछ कुछ जो टेक्निकल बातें हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें, जो इंपोर्टेंट है हमारे लिए। अंकित, गुड इवनिंग। चलिए अब सीधा हम टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बेसिकली अपना टॉपिक क्या है, तो जनरल वे में टॉपिक का नाम पहले ही मैंने डिस्कस कर दिया था और टॉपिक है अपना खरपतवार या बीज। खरपतवार या मैं कहूं तो बीज। बेसिक से ही अगर हम बात करें तो हमें काफी सारे प्रश्न यहां से बन सकते हैं। कैसे कैसे बनेंगे वो सारी बातें मैं करते हुए आगे चलूंगा। सबसे पहली बात हमारी ये होती है कि सर ये खरपतवार जो है वो क्या होते हैं, कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको हम खरपतवार बोलते हैं, क्या हम फसल के पादपों को भी खरपतवार कह सकते हैं। ये सारी बातें हम सबसे पहले देखेंगे। तो पहली बात, अगर मैं खरपतवार की बात करूं तो मैं एक ही लाइन यहां लिख दूं, सबसे इंपोर्टेंट लाइन ये है कि वे पौधे जिनका उगने वाले स्थान पर महत्व नहीं होता। एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, इस चैप्टर में से जो भी आपको प्रश्न आएगा, और ज्यादातर मैं एग्जाम की बात करूं, जो भी हमारे जेट के एग्जाम हुए अभी तक, सुपरवाइजर के एग्जाम हमारे हुए हैं, इन सभी में जो प्रश्न आया है वो थ्योरेटिकल आया है। थ्योरेटिकल का मतलब ये है कि हमें इस चैप्टर में थ्योरी जितनी भी है उस पर अच्छी पकड़ बनानी भी पड़ेगी, ध्यान रखना, क्योंकि थ्योरेटिकल प्रश्न हमेशा ही इस चैप्टर में से आता है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम आगे चलेंगे। अब जनरल वे में मैं अगर बात करूं, मैंने क्या लिखा, वह पौधे या वे पौधे जिनका उगने वाले स्थान पर कोई महत्व नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल में बात करूं, आपके घर के पास में खाली जमीन है और उस खाली जमीन पर 4-5 पौधे गेहूं के उग आए, तो क्या वो फसल है? नहीं, वो खरपतवार है, क्योंकि ना तो हमने उनको उगाया है और ना वो जिस स्थान पर उगे हैं उस पर इसका कोई भी महत्व है। एक हमारे खेत में गेहूं के पौधे उगते हैं तो वो क्या है, वो वहां पर फसल है। मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब यही था कि जिन पौधों का उगने वाले स्थान पर कोई भी महत्व नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है, खरपतवार कहा जाता है। जनरली में एक और तरीके से इसको देख सकता हूं, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे भी आ सकता है। जनरली दूसरा हम क्या कहेंगे, दूसरा हम ऐसे कह सकते हैं कि वे पौधे जो अनचाहे स्थान व अनचाहे समय पर उगाते हैं, उग आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो बेसिकली उन्हें कहा जाएगा खरपतवार। अब इस लाइन में मेरे दो इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जो छिपे हुए हैं। दो इंपोर्टेंट पॉइंट कौन से? पहला मेरा इंपोर्टेंट पॉइंट है जो अनचाहे स्थान पर उगाते हैं। अनचाहे स्थान का मतलब, जैसे मान लो हमने एक खेत में गेहूं की बुवाई की, क्या किया, गेहूं की बुवाई, और उस गेहूं की बुवाई के साथ साथ उस खेत में सरसों के पौधे उगाए, तो क्या उस स्थान पर उन पौधों को उगना चाहिए था? नहीं उगना चाहिए था। उगे तो कैसे स्थान पर उगे, वो अनचाहे स्थान पर जहां उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, तब उनको क्या कहेंगे, खरपतवार कहेंगे। ऐसे ही बात करूं अनचाहे स्थान, और दूसरी यह है हमारी अनचाहे समय पर। अब इसको थोड़ा सा समझो।
मान लो हमने गेहूं की बुवाई की है खेत में, ठीक है, या फिर हमारे खेत में गेहूं उपजा है, गेहूं का पौधा, और वो कब उपजा है, वो उपजा है बाजरा की फसल के साथ। अगर बाजरा की फसल के साथ में गेहूं का पौधा उपजा है तो क्या वो उसके लिए सही टाइम है? नहीं, सही टाइम नहीं है। तो उस टाइम फिर उस पौधे को क्या कहा जाएगा? खरपतवार कहा जाएगा। सीधा सीधा मतलब है कि वे पौधे जो अनचाहे स्थान पर उगते हैं और अनचाहे समय पर उगते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें खरपतवार कहा जाएगा। एक इंपोर्टेंट बात मेरी और याद रखना, जो खरपतवार हैं, खरपतवार वो क्या करते हैं? वो फसलों को हमेशा हानि पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं? फसलों को हमेशा हानि पहुंचाते हैं। एक आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि खरपतवारों के संबंध में सही कथन है, खरपतवारों के संबंध में सही कथन है, और मान लो इन तीनों ही कथनों को आपको दे दे, तो फिर अब आप ध्यान रखोगे कि खरपतवार के पौधे फसलों को हमेशा हानि पहुंचाते हैं, ये अनचाहे स्थान और अनचाहे समय पर उगते हैं, और इनका उगने वाले स्थान पर कोई भी जो महत्व है वो नहीं होता। ठीक है, पहली तीन बातें हमारी खरपतवार के संबंध में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। प्रैक्टिकल टॉपिक है, प्रैक्टिकल प्रश्न आएगा तो ध्यान रखना, समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद में ने चलूं अगली पॉइंट पर, तो हमें सीधा सीधा अगला प्रश्न पूछा जाता है कि जो खरपतवार है, खरपतवार, या मैं कहूं इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? बीड बोलते हैं, बीड। इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया वो किसने किया? जनरली एक बात समझो, आपके खेत में ये पौधे उगते होंगे, क्या आपके मम्मी पापा इन पौधों को खरपतवार ही कहते हैं? नहीं कहते होंगे, वो बोलते होंगे ये घास उपज आई है, ये फला फला पौधा उपज आया है, ऐसे कहते होंगे। वो इसको खरपतवार नहीं कहते क्योंकि वो इसको जानते नहीं है। पहले उसको खरपतवार कहते भी नहीं थे। एक्चुअल में जो खरपतवार या बीड शब्द जो नाम दिया इन पौधों को, वो नाम किसने दिया? तो बेसिकली हम लोग याद रखेंगे, ये नाम दिया इनको जेथरो टूल ने। किसने दिया? जेथरो टूल नामक वैज्ञानिक ने दिया, जेथरो टूल ने। इस जेथरो टूल की एक पुस्तक थी जिसका नाम था ट्रिपल एच। पुस्तक का नाम क्या था? ट्रिपल एच। और इस ट्रिपल एच को बेसिकली हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है बुवाई से पूर्व निराई गुड़ाई। इस पुस्तक का टाइटल क्या है? बुवाई से पूर्व निराई गुड़ाई। इस पुस्तक में इसने दो बातों का जिक्र किया, दो शब्दों का जिक्र किया। दो शब्द कौन कौन से थे? एक शब्द तो मैंने बता दिया आपको ऊपर ही, खरपतवार। क्या बता दिया? खरपतवार। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो एक कौन सा था? एक शब्द था अपना भूपरिष्करण। यानी जेथरो टूल ने अपनी पुस्तक ट्रिपल एच में दो शब्दों का प्रयोग किया, खरपतवार और भूपरिष्करण। इसीलिए जेथरो टूल को, इंपोर्टेंट बात है ध्यान रखना, इसीलिए जेथरो टूल को हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है खरपतवार विज्ञान का जनक और भूपरिष्करण का जनक। आप लोगों से सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, हु इज द फादर ऑफ वीड साइंस? तो कौन होगा? जेथरो टूल। हु इज द फादर ऑफ टिलहेज? कौन होगा? तो जेथरो टूल होगा। ठीक है, जेथरो टूल ने अपनी पुस्तक ट्रिपल एच में दोनों शब्दों का प्रयोग किया, खरपतवार और भूपरिष्करण, इसलिए इनको इन दोनों का क्या कहा जाता है? बेसिकली जनक कहा जाता है। ठीक है, एक प्रश्न हमें और पूछा जाता है, इसी से संबंधित प्रश्न है, और बेसिकली वो प्रश्न क्या है? तो हमें सीधा सीधा सवाल आता है एग्जाम में, खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय या खरपतवार विज्ञान अनुसंधान संस्थान, खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय, अनुसंधान निदेशालय। ठीक है, या तो वो प्रश्न ऐसे पूछ लेगा कि खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय कहां स्थित है, या फिर वो आपसे प्रश्न को ऐसे भी घुमा देगा कि खरपतवार विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। तो कोई सा भी प्रश्न आपको घुमा के पूछा जाए ये कहां पर है, तो सर ये जबलपुर एमपी में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। बिल्कुल सही है राजेश, ये जबलपुर एमपी में स्थित है। तो ये तो हमारी खरपतवार के संबंध में कुछ सामान्य सी बातें हो गई, जहां हमने
केवल इतना जाना कि खरपतवार क्या होते हैं और खरपतवार शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया है। अब हम थोड़ा सा टॉपिक को आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमें प्रश्न पूछे जाएंगे वो कहां से आएंगे। अगला अपना सीधा सीधा पॉइंट यह बनेगा खरपतवारों की विशेषताएं। अब ध्यान रखना ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। खरपतवार की हम क्या पढ़ रहे हैं, हम विशेषता पढ़ रहे हैं, या खरपतवार के कौन कौन से जो गुणधर्म हैं वो होते हैं। हमें यहां से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है खरपतवारों की विशेषताएं। अब देखो, जर्नली अगर हम खरपतवारों की विशेषताओं की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली और इंपोर्टेंट जो विशेषताएं हमारी वो सीधी सीधी ये हो जाएगी कि ये जो खरपतवार होते हैं इनका बीजोत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। इनका बीजोत्पादन क्या होगा सर, अधिक होगा। बीजोत्पादन अधिक होने का मतलब है कि प्रति पादप यानी एक पादप से अधिक बीज हमें प्राप्त होते हैं। आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल आज तक पूछे भी नहीं गए हैं, बट आप देख सकते हो यहां पर। अगर हम बात करें प्रचलित एग्जाम्पल जो हम सभी के बीच में चलता है वो है जंगली चौलाई। जंगली चौलाई, और इस जंगली चौलाई के एक पादप से हमें कितने बीज प्राप्त होते हैं, तो ऐसा माना गया है कि जंगली चौलाई का एक पादप 1,96,000 बीजों का उत्पादन करता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो एक मकोई का पौधा होता है, मकोई, और जो मकोई का पौधा है वो कितने बीज देता है, वो 1,78,000 बीज देता है। ध्यान रखना, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना तो आज तक ये किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ना आपको भविष्य में एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी वगैरह में कहीं भी इसका मेंशन नहीं है, ठीक है। अब मैं दूसरे पॉइंट पर चलूं। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, जो भी हमारे खरपतवार होते हैं तो खरपतवार का जो बीज होता है, बीज, इस बीज की जीवन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। खरपतवारों के जितने भी बीज होते हैं उनकी जीवन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। बेसिकली अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में यहां बात कर लूं तो आप लोग एक आध दो एग्जाम्पल भी यहां देख सकते हो। जनरली मान लो सबसे पहले अगर हम बथुआ की ही बात कर लें, बथुआ के बीजों की जीवन क्षमता कितनी होती है, लगभग 50 वर्ष होती है। आपने अपने खेत में बथुआ के बीज डाल दिए और 50 वर्ष के बाद उस खेत में पानी दिया तो 50 वर्ष बाद भी बथुआ क्या हो जाएगा, उपज आएगा, क्योंकि इसके बीजों की जीवन क्षमता कितनी है, लगभग 50 वर्ष है। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरा मोथा, जो मोथा होता है इसके बीजों की जो जीवन क्षमता है वो लगभग कितनी होती है, इसकी लगभग 20 वर्ष होती है। ऐसे में जंगली चौलाई की बात करूं, जंगली गाजर की बात करूं तो उनकी 50 वर्ष ही होती है ज्यादातर। एग्जाम्पल ये इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट बात ये है जो हम समझ रहे हैं, और प्रैक्टिकली प्रश्न ही आपसे पूछा जाएगा। मैं करवाऊंगा अभी आपको भी प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट मान लो मैं अगले पॉइंट पर चलूं। अगला पॉइंट क्या है कि जितने भी हमारे खरपतवार होते हैं इनकी जो जड़ें हैं, जड़, वो मृदा में गहराई तक जाती हैं। खरपतवारों की जो जड़ें हैं वो मृदा में गहराई तक जाती हैं। अब यहां से आपसे सवाल पूछेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में भी है, तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि वे कौन से खरपतवार हैं जिनकी जड़ें मृदा में गहराई तक जाती हैं। जनरली अगर मैं जड़ों की मृदा में गहराई तक जाने की बात करूं तो फिर हम लोग यहां पर याद रखेंगे, जैसे हिरणखुरी है, हिरणखुरी। वहीं अगर मैं बात करूं जैसे आक है, हिरणखुरी हो गया, आक हो गया, इनकी जो जड़ हैं वो मृदा में 4 से लेकर के 6 मीटर गहराई तक जाते हैं। हिरणखुरी है, आक है, इनकी जड़ कितनी गहराई तक जाएगी, 4 से लेकर के 6 मीटर गहराई तक जाएगी। और ये हिरणखुरी वाला प्रश्न तो आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट चलूं अगले पॉइंट पर आगे, और क्या विशेषता होती है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो हमारे खरपतवार होते हैं, इन खरपतवारों के जो बीज होते हैं, बीज, बेसिकली इन पर क्या पाया जाता है, सुरक्षा आवरण पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि खरपतवारों के बीजों पर सुरक्षा आवरण पाया जाता है। अब यहां से भी आपको सवाल आ सकता है, सवाल वही आएगा सेम कि ऐसे कौन कौन से खरपतवार हैं
जिनके बीजों के ऊपर सुरक्षा आवरण पाए जाते हैं। जनरली अगर हम बीजों पर सुरक्षा आवरण की बात करें तो कौन कौन से होंगे, फिर आप लोग याद रखना। एक तो अगर मैं बात करूं यहां सत्यानाशी है, सत्यानाशी। दूसरी में अगर बात करूं तो कौन सी है, एक आपका जंगल में उगता है गोखरू, गोखरू। जनरली अगर हम कहें सत्यानाशी और गोखरू, इन दोनों के ऊपर क्या पाए जाते हैं, सुरक्षा आवरण पाए जाते हैं। एक और मैं यहां कह सकता हूं लट जीरा, आप लोगों ने शायद सुना नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं क्या होता है लट जीरा। बेसिकली जो लट जीरा है इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं चिरचिटा। क्या बोलते हैं, चिरचिटा। जैसे आप कभी अपने खेत पर जाते होंगे तो छोटे छोटे से ऐसे आते हैं कांटेदार, जो आपके पैंट या जो भी कपड़े हैं उनसे चिपक जाते हैं, तो वो चिरचिटा होते हैं। उन पर भी क्या पाया जाता है, कांटे पाए जाते हैं, ठीक है, तो सुरक्षा बंध पाया जाता है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करूं अगले पॉइंट पर, तो कुछ खरपतवार हमारे ऐसे होते हैं जो फसलों के समान होते हैं। पांचवें पॉइंट पर अगर बात करूं विशेषता, तो कुछ खरपतवार क्या होते हैं, फसलों के समान होते हैं। अब यहां से सवाल हमें कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। जनरली में आपको यहां बता दूं, कुछ खरपतवार तो हमारे ऐसे होंगे जिनके बीज फसलों के समान होते हैं, और कुछ खरपतवार हमारे ऐसे होते हैं जिनके पौधे फसलों के समान होते हैं। जनरली में अगर बात करूं यहां, तो आप लोगों ने बेसिकली सुना होगा कि जो सत्यानाशी है, सत्यानाशी, अब सत्यानाशी ऐसा खरपतवार है जिसके जो बीज हैं वो किसके समान होते हैं, बेसिकली सरसों के समान होते हैं। तो ये तो बीज का उदाहरण हो गया, जब खरपतवार और फसल दोनों के बीज क्या हो, समान हो। ऐसे ही अगर मैं पौधे की बात करूं तो बेसिकली आपने सुना होगा बर्रू, जो बर्रू का पौधा है वो किसके समान होता है, वो बाजरा के समान होता है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट बात करूं तो गेहूसा, जिसको हम गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा, फेलर्स माइनर आदि नामों से जानते हैं, ये किसके समान होता है, ये गेहूं के समान होता है। ऐसे ही अगर मैं सांवा की बात करूं, सांवा, तो ये किसके समान होगा, ये धान के समान होगा। तो हम कह सकते हैं कि कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनके पादप फसलों के समान होते हैं, और कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनके बीज फसलों के समान होते हैं। एग्जाम्पल बेसिकली आप लोगों को पता चल गया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर बात करूं, अगला पॉइंट क्या है, अगला और छठवां पॉइंट है कि जो खरपतवार हैं इनमें क्या होता है, तीनों सुसुप्ता अवस्था पाई जाती है। इनमें क्या होता है, तीनों सुसुप्ता अवस्था पाई जाती है, ठीक है। अब आपको ये सवाल जो एग्जाम्पल है इसका, ये अनेकों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और प्रश्न कैसे पूछता है, सीधा सीधा हमें प्रश्न पूछा जाता है कि वह खरपतवार या वह पादप कौन सा है जिसमें तीनों प्रकार की डोरमेंसी या सुसुप्ता अवस्था पाई जाती है। तो जनरली अगर हम 3 टाइप डोरमेंसी की बात करें तो ऐसा पादप कौन सा होगा, तो बेसिकली में याद रखेंगे ये है जंगली जई। क्या है, जंगली जई। और इस जंगली जई को हम क्या बोलते हैं, एवेना फेटुआ। क्या बोलेंगे, एवेना फेटुआ बोलेंगे। तो जंगली जई या एवेना फेटुआ एक ऐसा पादप है जिसमें तीनों ही प्रकार की जो सुसुप्ता अवस्था है वो पाई जाती है। इसके अलावा और कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं खरपतवारों की, तो जनरली मैं आपको और भी बता दूं 7वें पॉइंट पर। एक इनकी विशेषता है कि इनमें रोग व कीट प्रतिरोधिता पाई जाती है। रोग व कीट प्रतिरोधिता का मतलब है कि जो खरपतवार होते हैं उनमें रोग और कीटों का प्रकोप क्या होता है, कम होता है। आपने कभी ऐसा किया है कि किसी खरपतवार के पौधे में रोग लग गया हो, कीट लग गया हो, देखा है आपने, बहुत रेयर कंडीशन में आपने देखा होगा, नहीं होता है, इनमें रोग और कीटों का प्रकोप नहीं होता। नेक्स्ट में अगर बात करूं, इनको क्या होता है, पोषक तत्वों की कम आवश्यकता होती है। क्या होता है, पोषक तत्वों की कम आवश्यकता। अब इसका मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल बता दूं। कई बार क्या होता है कि बहुत ऐसी जगह हम पहुंच जाते हैं जहां जंगल होता है, जहां पत्थर होते हैं, जहां पहाड़ी क्षेत्र होता है, हमें ऐसा लगता है कि यहाँ और कोई पौधा नहीं है, और रियल में हमें वहां और कोई भी पौधा दिखाई नहीं देता,
लेकिन खरपतवार के पौधे हमें ऐसे दिखाई देते हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। देखे होंगे आपने, हरे भरे और स्वस्थ होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पोषक तत्वों की क्या होती है, कम आवश्यकता होती है। रोग और कीटों का प्रकोप इनमें होता नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इनमें क्या होता है, ये विपरीत जलवायु के प्रति सहनशील होते हैं। अगर मान लो क्या हो जाए, विपरीत जलवायु हो जाए, तो विपरीत जलवायु के प्रति क्या होंगे, सहनशील। जैसे मान लो अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, ये पाला है, ये सभी के प्रति क्या होते हैं, सहनशील होते हैं। तो ये इनकी क्या हो जाएंगी, इंपोर्टेंट विशेषता हो जाएगी। अब प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा, बेसिकली वो सीधा सीधा प्रश्न आपको पुट अप करेगा कि खरपतवार के पादपों की विशेषता होती है, इनमें से कोई 3-4 विशेषता देगा। और फिर जैसे आपको ऑप्शन आए थे 2024 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, वैसे ही फिर ऑप्शन बना के देगा। तो एक सिंपल से प्रश्न को वो बहुत कठिन बना देगा, लेकिन आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी विशेषता इससे संबंध में आपसे पूछी जा सकती हैं, सारी की सारी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि इनका जो बीजोत्पादन है वो अधिक होता है। दूसरा, इनके बीजों पर की जीवन क्षमता अधिक होती है। इनकी जड़ गहराई में जाती है। इन पर क्या पाए जाते हैं, बीज पर सुरक्षा आवरण पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ये फसलों के समान होते हैं। नेक्स्ट, इनमें तीनों सुसुप्तावस्थाएं पाई जाती हैं। रोग और कीटों का प्रतिरोध। नेक्स्ट, पोषक तत्वों की कम आवश्यकता। नेक्स्ट, विपरीत जलवायु के प्रति क्या होते हैं, सहनशील होते हैं। एक और चीज अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, 10 पॉइंट पूरे हो जाएंगे। वो पॉइंट ये है कि इनका जो जीवन चक्र है वो छोटा होता है। जैसे मैं गेहूं की बात करूं तो उसका मात्र 60 से 70 दिन का ही होता है, जो आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ भी है। तो आप लिख सकते हो इस पॉइंट को, यहाँ पूरे 10 पॉइंट हो जाएंगे हमारे। बेसिकली बात यह है कि इनका जो जीवन चक्र है वो कैसा होता है, छोटा होता है, छोटा। और एग्जाम्पल भी लिख लेना, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में है तो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। जैसे मैं अगर बात करूं, गेहूसा है, ठीक है, जंगली जई है, इनका कितना होता है, 60 से 70 दिन। गेहूसा और जंगली जई का जीवन चक्र मात्र 60 से 70 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है, ये हमारी हो गई खरपतवारों की विशेषताएं। मुझे एक बार कंफर्म करवा दो, सभी का क्लियर है या कोई डाउट है? कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है तो एक बार यस कमेंट करो, फिर हम नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न इसमें से आएगा आपको, तो सारी बातें फिर आपको ऐसा लगेगा कि आती भी हैं और फिर प्रश्न भी आपका गलत हो जाएगा। तो पूरी जो थ्योरी है वो आपको कंप्लीट करनी है इस पूरे चैप्टर में। जसवंत क्लियर है, मानसी क्लियर है, जंगली चौलाई में हाँ बिल्कुल वो भी है इसमें, सूरज ठीक है, इसका मतलब क्लियर ही है आप लोगों का। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ टॉपिक को और बढ़ाते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट पर। राजेश मीना ओके ठीक है। अब अगर हम अगले पॉइंट पर चले तो नेक्स्ट में पॉइंट क्या है, एक छोटी सी हेडिंग में आपको करवा दूं, और वो छोटी सी हेडिंग हमारी ये आती है, खरपतवार फसल प्रतिस्पर्धा। एक छोटा सा पॉइंट में क्या आएगा, खरपतवार फसल प्रतिस्पर्धा। बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको समझेंगे गहराई से। जनरली होता क्या है, मान लो एक खेत है, ठीक है, और उस खेत में क्या क्या उगा हुआ है, एक तो खरपतवार के पौधे उगे हुए हैं, एक उसी खेत में फसल के पौधे उगे हुए हैं। क्या क्या उगा हुआ है, एक तो मान लो खरपतवार उगे हुए हैं और एक उसी खेत में फसल के पौधे उगे हुए हैं। तो दोनों के बीच किस किस के लिए लड़ाई होगी? अब दोनों पौधे हैं एक ही खेत में, तो लड़ाई तो होगी, खींचतान तो होगी आपस में। अब किस किस के लिए खींचतान होगी वो आपको पूछता है सवाल। एग्जाम में सीधा सीधा सवाल पूछेगा कि खरपतवार और फसल के मध्य किस किस के लिए प्रतिस्पर्धा या लड़ाई होती है। तो जनरली हम यहाँ कह सकते हैं एक तो सबसे पहले किसके लिए होगी, स्थान के लिए। जब दोनों का अंकुरण होगा, दोनों जब उगेंगे तो सबसे पहले किसके लिए प्रतिस्पर्धा होगी, स्थान के लिए। ठीक है, स्थान के बाद दोनों को किसके लिए होगी, फिर नमी या मैं कह सकता हूं जल के लिए होगी, नमी या जल के लिए। फिर पौधा जब धीरे धीरे और बढ़ेगा तो किसके लिए होती जाएगी, फिर ये प्रतिस्पर्धा होगी पोषक तत्वों के लिए, पोषक तत्वों के लिए। और अगर हम पौधे की विकासीय प्रक्रिया को देखें तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि इनमें प्रतिस्पर्धा प्रकाश के लिए भी होती है। किसके लिए, प्रकाश के लिए। प्रश्न केवल इतना सा आपसे पूछा जाएगा कि फसल व खरपतवारों के मध्य प्रतिस्पर्धा किस किस के लिए होती है।
तो बेसिकली हम याद रखेंगे कि एक तो स्थान के लिए होगी, एक नमी के लिए होगी, एक पोषक तत्वों के लिए होगी, और दूसरा अगर मैं बात करूं तो प्रकाश के लिए होगी। ये क्या हो गए? खरपतवार और फसल के बीच में लड़ाई का कारण हो गए, प्रतिस्पर्धा का कारण हो गए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट चलूं अगले पॉइंट पर, आगे में क्या सवाल आता है। जनरली अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो अगला पॉइंट होगा अपना, वो बेसिकली पॉइंट होगा खरपतवारों से होने वाली हानियां, लॉसेस ऑफ बीड। अब हम क्या बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं खरपतवार से होने वाली हानियां। पहले हम कुछ बेसिक चीजें बात करेंगे, फिर हम थोड़ा सा टॉपिक में आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह कि जो हमारी फसल होती है, फसल को जो सर्वाधिक हानि होती है वो किसके द्वारा होती है? खरपतवारों द्वारा होती है। फसलों को सर्वाधिक हानि, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि फसलों को सर्वाधिक हानि किसके द्वारा होती है? सर्वाधिक हानि। तो फिर हम याद रखेंगे फसलों को सबसे ज्यादा जो हानि होगी वो किसके द्वारा? खरपतवारों के द्वारा। थोड़ा सा मेरी ऑप्शन की तरफ गौर करेंगे। मान लो हमें प्रश्न ये पूछा गया कि फसलों को सर्वाधिक हानि निम्न में से किसके द्वारा होती है, और आपको इस तरीके से ऑप्शन आ गए। एक मान लो खरपतवार है, दूसरा मान लो रोग है, तीसरा मान लो कीट है, और चौथा मान लो पक्षी है। इस प्रकार से ऑप्शन आ गए। एक ऑप्शन आपको इस प्रकार से आए, दो तरह से मान लो हमें ऑप्शन आ गए। दोनों कंडीशन में आपको बता दूं क्योंकि दो तरह से में ये प्रश्न पूछा जा सकता है और अभी तक पूछा भी गया है। एक तो मान लो क्या है? खरपतवार है। दूसरा में अगर बात करूं तो क्या है? रोग व कीट है, रोग व कीट। तीसरा अगर मैं बात करूं तो क्या है? पक्षी है। चौथी अगर मैं बात करूं तो मान लो क्या है? केचुआ है। मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, इस तरीके से मान लो मैंने दो तरह के ऑप्शन आपके सामने जनरेट कर दिए। अब कंडीशन और प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न हमारा यह आता है कि फसलों को सर्वाधिक हानि निम्न में से किसके द्वारा होती है। अगर मान लो मैं इस वाली कंडीशन की बात करूं, ध्यान देना, अगर हम इस वाली कंडीशन की बात करें तो इस वाली कंडीशन में जो अपना राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो खरपतवार होगा। हमारी फसलों को सबसे ज्यादा हानि, सबसे ज्यादा नुकसान किसके द्वारा होता है? तो खरपतवारों के द्वारा होता है, अगर हमें इस कंडीशन की बात की जाए। ठीक है, नेक्स्ट में अगर बात करूं इस वाली कंडीशन में, अगर हमें इस वाली कंडीशन से प्रश्न पूछा जाए कि फसलों को सर्वाधिक हानि किसके द्वारा होती है, तब फिर जो अपना राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। फिर किसके द्वारा होगी? फिर रोग और कीटों के द्वारा होगी। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रकार से आपको सवाल पूछा जाएगा, ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लिक होना चाहिए जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए। अब मैं थोड़ा सा आगे की तरफ चलता हूं और भी हम बेसिक चीजें कुछ यहां से जान लेते हैं। जनरल वे में हमें एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि खरपतवारों द्वारा फसलों को कितनी हानि होती है। तो अगर हमें हानि की बात की जाए एवरेज, तो हम कह सकते हैं कि फसलों में खरपतवारों द्वारा लगभग 30% हानि होती है। अगर हम खरपतवारों के द्वारा होने वाले नुकसान की गणना करें तो फसलों में एवरेज कितनी हानि होगी? 30% हानि होगी। फिर हमें सवाल यह पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी फसल है जिसमें खरपतवारों के द्वारा सर्वाधिक हानि होती है? वह फसल जिसमें खरपतवारों के द्वारा सबसे ज्यादा हानि होती है, सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो फिर आप लोग याद रखना, सबसे ज्यादा हानि किसमें होती है? वो धान में होती है। खरपतवारों के द्वारा सबसे ज्यादा नुकसान किसमें होगा? धान की फसल में होगा। इसके बाद मान लो मैं ये एक बात आपसे और पूछ लूं कि खरपतवारों के द्वारा न्यूनतम हानि किस फसल में होती है? न्यूनतम हानि या खरपतवारों का प्रकोप कौन सी फसल में ज्यादातर नहीं होता है? तो ध्यान रखना, ऐसी कौन कौन सी फसल होंगी? तो बेसिकली एक तो मैं कहूंगा ढेंचा है, एक तो क्या है? ढेंचा है। दूसरी अगर मैं कहूं तो गन्ना है। ढेंचा और गन्ना ये ऐसी फसलें होती हैं जिसमें खरपतवारों के द्वारा बहुत ही कम या मैं कहूं तो न्यूनतम हानि होती है। ठीक है, तो हमें बेसिक पॉइंट पता चल गया, सबसे ज्यादा हानि धान में होगी और सबसे कम हानि किसमें होगी? ढेंचा और गन्ना में होगी। ठीक है, आगे अब मैं बात करूं कि खरपतवारों के द्वारा फसलों में कौन कौन सी जो हानि है वो होती है, कौन कौन से नुकसान होते हैं। तो बेसिकली आप याद रखना,
जब किसी खेत में खरपतवार और फसल दोनों के पौधे उगे हुए हैं एक साथ, तो दोनों पौधे क्या करेंगे, पानी का उपयोग करेंगे। तो खेत में सबसे पहली जो हानि होगी वो पानी की होगी। तो मैं कह सकता हूं सबसे पहली हानि क्या होती है, मृदा नमी में कमी आती है। मृदा नमी में कमी, एक हानि तो क्या हो गई, मृदा नमी में कमी हो गई। ठीक है। दूसरा, अगर पौधे उसी खेत में उपजे हैं और खरपतवार भी उसी खेत में है, तो दोनों क्या करेंगे, पोषक तत्व ग्रहण करेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा मैं बेसिकली कह सकता हूं पोषक तत्वों की कमी होगी। पोषक तत्वों की कमी, एक तो बेसिकली क्या हो गया, खरपतवारों की कमी हो, मृदा नमी में कमी हो गई। दूसरा, पोषक तत्वों की कमी हो गई। तीसरा क्या होगा, अब अगर मान लो किसी खेत में पानी की कमी हो जाए और पोषक तत्वों की भी कमी हो जाए, तो ऑब्वियसली बात है कि उत्पादन में क्या होती है, कमी होती है। तो मैं ऑब्वियसली कहूंगा कि फिर क्या होगा, फिर फसल उत्पादन में कमी आएगी। फिर क्या हो जाएगा, जो भी हमारी फसल है उनके उत्पादन में कमी हो जाती है। ठीक है सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो बात यह है कि फिर क्या होगा, फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी आती है। फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी, गुणवत्ता में कमी। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो हमें यहां से एक एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछा जाता है वो कौन सा है, बेसिकली हमें एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और वो एग्जाम्पल ये है कि अगर कभी क्या हो जाए, सरसों के बीजों के साथ में क्या मिल जाए, सत्यानाशी के बीज मिल जाएं। सरसों के बीजों के साथ में क्या मिल जाए, सत्यानाशी के बीज मिल जाएं और इसका व्यक्ति क्या निकलवा ले, तेल निकलवा ले। तो जब इन दोनों के मिश्रण से तैयार तेल का उपयोग कोई भी व्यक्ति करेगा तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें बेसिकली ड्रॉप्सी नामक बीमारी हो जाती है। क्या होगा, ड्रॉप्सी नामक बीमारी हो जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ड्रॉप्सी नामक बीमारी का कारण क्या है, तो सत्यानाशी खरपतवार है। किसके साथ में पाया जाता है, ये सरसों के साथ में पाया जाता है। तो नेक्स्ट हमने क्या कहा, फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी होती है। इसके आगे अगर मैं और भी बात करूं तो नेक्स्ट में एक और पॉइंट आता है। अब अगला पॉइंट क्या आएगा, एक आएगा हमें पशु उत्पादों की गुणवत्ता में कमी। तो फसल उत्पाद हो गए, एक क्या हो गया, पशु उत्पादों की गुणवत्ता में कमी, गुणवत्ता में कमी। अब आपसे सीधा सीधा सवाल पूछेगा कि वे कौन कौन से खरपतवार हैं जिनके कारण पशु उत्पादों की गुणवत्ता में कमी आती है। तो जनरली फिर आप लोग याद रखना, एक तो मैं कहूं यहां जंगली प्याजी, जंगली प्याजी, और दूसरी है याद रखना जंगली लहसुन। जंगली प्याजी और जंगली लहसुन दोनों ऐसे खरपतवार हैं जिनके कारण पशु उत्पादों की गुणवत्ता में क्या आती है, कमी आती है। सर क्या कमी आएगी, तो बेसिकली ये बात आप लोग याद रखना, इन दोनों के कारण पशुओं के दूध में से दुर्गंध आती है। अगर कोई पशु जंगल में जाता है और इन दोनों खरपतवारों को खा लेता है तो उसके दूध में से क्या आएगी, दुर्गंध आएगी। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जंगली प्याजी और जंगली लहसुन के कारण पशुओं के दूध में से दुर्गंध आती है। ठीक है, 5 पॉइंट हो गए हमारे। नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे चलें, और कौन कौन सी हानि होती है। अगर मैं 6वें पॉइंट की बात करूं तो और कौन सी हानि होगी, मनुष्यों में रोग हो जाते हैं। क्या हो जाता है, मनुष्यों में रोग। खरपतवारों के कारण मनुष्यों में क्या हो जाती हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां या रोग हो जाते हैं। अब कौन कौन सा रोग हो सकता है, आपसे सवाल भी पूछा जाएगा। तो बेसिकली फिर याद रखना, मनुष्य में रोगों का जो सबसे प्रमुख उदाहरण जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है गाजर घास। कौन सा है, गाजर घास, या हम इसको क्या बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं पार्थेनियम। क्या बोलेंगे, गाजर घास, या इसको बोला जाएगा पार्थेनियम। जैसे ही हम अपने खेत में गाजर घास या पार्थेनियम नामक खरपतवार के संपर्क में आते हैं, एक तो इससे क्या हो जाता है, एक तो इससे खुजली हो जाती है, खुजली। दूसरा मैं अगर बात करूं तो इससे जो सांस संबंधी बीमारी है, सांस, या मैं कहूं जो अस्थमा की जो बीमारी है वो हो जाती है।
आप लोगों से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि मनुष्यों में त्वचा संबंधी बीमारियां या अस्थमा का कारण किस खरपतवार का है, तो कौन सा खरपतवार होगा? गाजर घास या पार्थेनियम नामक खरपतवार होगा। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करूं नेक्स्ट और कौन सी हानि हो सकती है, तो बेसिकली क्या होता है, फसलों में रोग और कीटों का प्रकोप भी हो जाता है। फसलों में रोग व कीटों का प्रकोप, अब इसका एग्जाम्पल भी आप लोग याद रखोगे, ये भी इंपोर्टेंट है। अब रोग और कीटों का प्रकोप कैसे होगा, तो इसके दो अलग अलग एग्जाम्पल में आपको बता दूं। जनरली हमारा एक खरपतवार होता है, और वो खरपतवार कौन सा है? हिरणखुरी। कौन सा है? हिरणखुरी खरपतवार है। अब इस हिरणखुरी नामक खरपतवार पर क्या पाया जाता है? एक कीट पाया जाता है, मेलिन एफिड। कौन सा कीट पाया जाता है? मेलिन एफिड। और ये मेलिन एफिड कीट लगता कहां है? ये लगता है कद्दू वर्गीय सब्जियों में। जो भी हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं उनमें क्या लगता है? एक मेलिन एफिड नामक कीट लगता है। अब ये कीट कहां पाया जाता है? हिरणखुरी नामक खरपतवार पर पाया जाता है। तो अगर मान लो हमारे खेत के आसपास में कहीं भी हिरणखुरी का पौधा है और हमने वहां पर क्या उगा लिया? कद्दू उगा लिया, तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें मेलिन एफिड कीट का प्रकोप होगा जो उसमें हानि पहुंचाएगा। ठीक है, दूसरा याद रखना, जनरली मैं अगर कहूं तो एक जो मक्का होता है, मक्का में बेसिकली रोग होता है जोगिया रोग, नर्दुरोमिल आस्था या जोगिया, या मैं सीधा सीधा कह दूं मक्का का आस्था रोग। और इसका जो खरपतवार पे कौन सा है? कांस है। ये ऐसे लिखो आप, कांस। कांस पे कौन सा होता है? तो आस्था रोग का रोगजनक पाया जाता है। आस्था रोग का रोगजनक बेसिकली मक्का में एक रोग होता है आस्था रोग। ठीक है, और उस आस्था रोग का जो रोगजनक है वो कहां पाया जाता है? वो कांस नामक खरपतवार पर पाया जाता है। तो ये क्या हो गया? फसलों में रोग और कीटों का प्रकोप हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं नेक्स्ट और भी बात करूं तो एक इंपोर्टेंट एग्जांपल और आता है, और उस एग्जांपल को हम क्या कहेंगे? एलिलोपैथी। अब सबसे प्रमुख बात यहां यह है कि सर ये एलिलोपैथी क्या होती है? हमने तो पढ़ा नहीं है। तो जनरली मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है कि जो खरपतवार के पौधे होते हैं वो अपने विभिन्न वानस्पतिक भागों के द्वारा, जड़ों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा मिट्टी में क्या छोड़ते हैं? जहरीला प्रभाव छोड़ते हैं। और उस जहरीले प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो एलिलोपैथी कहा जाता है। मैं बेसिकली आपको बता दूं, आजकल एक प्रचलन है हमारे यहाँ, सब लोग यूकेलिप्टस के पौधे लगा रहे हैं। यूकेलिप्टस जानते हो? सफेदा, जो पौधा सफेद होता है और बहुत लंबा हो जाता है, वो पौधे सब लोग लगा रहे हैं। लेकिन उस पौधे का साइड इफेक्ट शायद बहुत कम लोगों को पता हो। उसकी जितनी भी पत्तियां जमीन पर गिरती हैं, जो भी उसके वानस्पतिक भाग हैं, वो मिट्टी के अंदर क्या पैदा करते हैं? जहरीलापन पैदा करते हैं। तो उसके बाद में जो आपकी मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी? अनुपजाऊ प्रकृति की हो जाएगी। तो उसी को क्या बोलेंगे? उसको भी हम एलिलोपैथी बोलते हैं। चूंकि हम खरपतवारों की बात कर रहे हैं तो हमें सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि वह कौन सा खरपतवार है जो मिट्टी में जहरीलापन पैदा करता है, मिट्टी में विषैला पदार्थ छोड़ता है। तो फिर इसका एग्जाम्पल आप लोग एक ही याद रखोगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा कांग्रेस घास। अब कांग्रेस घास किसको कहते हैं? तो बेसिकली जो गाजर घास है उसी को हम क्या कहते हैं? कांग्रेस घास कहते हैं। तो कांग्रेस घास या गाजर घास हो जाएगी। नेक्स्ट में एक और आपको बता दूं, जनरली नोवा पॉइंट क्या होगा? जो भी हमारे कृषि यंत्र हैं, कृषि यंत्र, उनकी आयु में क्या हो जाएगी? कमी। तो कृषि यंत्रों की आयु में कमी। अब ये कैसे होगी? अगर मान लो किसी खेत में खरपतवार ज्यादा है, और अगर खरपतवार ज्यादा है तो जुताई भी क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा करनी पड़ेगी। जुताई ज्यादा होंगी तो कृषि यंत्र समय से पहले घिस जाएंगे का मतलब उनकी आयु में कमी होगी। तो ये सभी हमारे क्या हो गए? खरपतवारों से होने वाली हानियां हो गई। एक बार हम दोबारा से देखेंगे जनरल वे में, सीधा सीधा जो अपने पॉइंट है। बेसिकली मैंने क्या बताया? फसलों को सर्वाधिक हानि खरपतवारों के द्वारा होती है। कितनी हानि होती है? एवरेज 30%। सर्वाधिक हानि कौन सी फसल में होती है? धान में
सर कितनी होती है? 60%। कितनी होती है? 60%। न्यूनतम हानि किसमें होती है? ढैंचा और गन्ना में होती है। क्या क्या हानि होंगी? तो एक तो मृदा नमी में कमी आती है, दूसरी पोषक तत्वों में कमी आती है, तीसरी फसल उत्पादन में कमी होती है, चौथी फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी होती है, पांचवा पशु उत्पादों की गुणवत्ता में कमी होती है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट करूं तो मनुष्यों में विभिन्न प्रकार के रोग या बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो फसलों में रोग और कीटों का प्रकोप होता है। एलिलोपैथी यानी उनकी जड़ें मिट्टी के अंदर जहरीला प्रभाव छोड़ती हैं और कृषि यंत्रों की आयु में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। लास्ट में फिर क्या होगा? ये सारी प्रक्रियाएं होंगी तो किसान की आय कम हो जाती है। इन सभी क्रियाओं के उपरांत लास्ट में क्या होगा? किसान की आय में कमी होगी, मृदा की गुणवत्ता में भी कमी हो जाती है। ये कुछ बेसिक पॉइंट आपके और आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया बेसिकली खरपतवारों से होने वाली हानियां। एक बार मुझे बताओ क्या क्लियर है या कोई डाउट है? क्लियर है तो फटाफट से यस कमेंट करो, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे की तरफ फिर बढ़ते हैं। साहिल एक क्वेश्चन करवा दो सर। हाँ बिल्कुल, मैं लास्ट में करवाऊंगा क्वेश्चन, लास्ट में हम करवाएंगे क्वेश्चन, अभी थोड़ा सा पॉइंट होने दो। मानसी, हिना क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है, क्लियर है तो आपको टॉपिक भले ही सरल लग रहा होगा ये, क्योंकि पढ़ने में अभी इसी तरीके का लगता है, लेकिन जब एग्जाम में प्रश्न आएगा तो वो आपको कतई सरल नहीं लगेगा। आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर करके देखना, आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। राजेश, अंकित, मुस्कान, साहिल, नो डाउट, सूरज क्लियर है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो हमने क्या पढ़ा? खरपतवारों से होने वाली हानियां पढ़ी। एक हमें पॉइंट क्या आता है, एक हमें जनरल सा पॉइंट ये भी पूछा जा सकता है कि खरपतवारों का लाभ क्या है, खरपतवारों के कौन कौन से लाभ हैं। बेसिकली हर चीज के दो पहलू होते हैं। दो पहलू का मतलब अगर किसी चीज से हमें लाभ हानि हो रही है तो उसका लाभ भी होगा, लाभ हो रहा है तो कहीं ना कहीं उससे हमें हानि भी होगी। ठीक है, तो हर वस्तु के या हर चीज के दुनिया में दो पहलू हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि खरपतवारों के द्वारा हमें कौन कौन से लाभ होते हैं। बेसिकली सबसे पहली बात तो यह है कि खरपतवारों का जो उपयोग है, खरपतवारों का जो उपयोग है वो हम किस किस रूप में कर सकते हैं? एक तो हम पशु चारे के रूप में कर सकते हैं। इनका उपयोग हम किस रूप में करते हैं? पशु चारे के रूप में करते हैं। दूसरा मैं अगर बात करूं तो इनका उपयोग हम किसके रूप में कर सकते हैं? इनका उपयोग हम हरी खाद के रूप में कर सकते हैं। किस रूप में करेंगे? हरी खाद के रूप में। नेक्स्ट में अगर बात करूं इनका उपयोग हम किसके रूप में कर सकते हैं? मृदा संरक्षण के रूप में। मृदा संरक्षण का मतलब मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, मृदा संरक्षण मतलब मृदा के कटाव को रोकने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं इनका उपयोग हम सजावट के रूप में भी कर सकते हैं। किस रूप में कर सकते हैं? सजावट के रूप में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं इनका उपयोग हम औषधि के रूप में भी कर सकते हैं। किस रूप में करेंगे? औषधि के रूप में कर सकते हैं। पूरा ही लिख दूं, थोड़ा सा आगे समझ में आ जाएगा। औषधि के रूप में और सजावट के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट में अगर बात करूं इनका उपयोग हम कहां कर सकते हैं, तो इनका एक औद्योगिक महत्व भी होता है। क्या होता है इनका? औद्योगिक महत्व भी होता है। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले हम थोड़ा सा समझते हुए आगे चलते हैं। जनरली कुछ खरपतवारों का उपयोग हम हरी खाद के रूप में करते हैं, पशु चारे के रूप में करते हैं, सभी को पता है। मृदा संरक्षण के रूप में करेंगे तो ले फार्मिंग कहा जाएगा। बेसिकली आपने पढ़ा है घासों की खेती, घासों की खेती को हम क्या बोलते हैं? ले फार्मिंग बोलते हैं। तो जब ले फार्मिंग की जाती है तो उसमें क्या उगाया जाता है? बेसिकली खरपतवार ही उगाए जाते हैं। तो ले फार्मिंग में हम इनका उपयोग जो है करते हैं। अब हमें सवाल कैसे आएगा? में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि किस खरपतवार का उपयोग सजावट के रूप में किया जाता है। और जनरली अगर मैं सजावट के रूप में बात करूं तो बेसिकली आप लोग याद रखोगे, जो आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है वो है लेंटाना कैमरा। लेंटाना कैमरा नामक खरपतवार का जो उपयोग है वो हम किस रूप में करते हैं? वो हम सजावट के रूप में करते हैं। इसके बाद में अगर बात करूं औषधि के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो औषधि के रूप में वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंपोर्टेंट मैं आपको बता दूं एक हिरणखुरी है। हिरणखुरी, हिरणखुरी नामक खरपतवार का उपयोग हम किस रूप में कर सकते हैं? औषधि के रूप में कर सकते हैं। आप शायद जानते हो या नहीं जानते हो, आपके बुजुर्ग जरूर जानते होंगे। एक हमारे यहाँ पे पीले फूल की दवा, आज से 20 साल पहले जब हमारे पास मेडिसिन काफी कम थी, तब जब भी किसी व्यक्ति को फोड़ा फुंसी या कुछ होता था तो हम एक ही दवा लगाते थे, पीले फूल की दवा,
यानी हिरणखुरी लगाते थे। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करूं एक और मैं आपको बता दूं, बेसिकली हुल हुल का जो उपयोग किया जाता है वो किस रूप में किया जाता है, वो कीटनाशी के रूप में किया जाता है। तो कीटरोधी औषधि के रूप में इसका उपयोग करते हैं। कीटनाशी मतलब कीटों को आकर्षित करने के लिए, आपकी फसल में अगर कोई कीट है तो उस कीट को आकर्षित करने के लिए हम किस खरपतवार का उपयोग करेंगे, हुल का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा खरपतवार कीटों को आकर्षित करने का काम करता है, तो बेसिकली वो हुल होगा। इसके बाद में अगर बात करूं औद्योगिक महत्व क्या होता है, तो बेसिकली आजकल आपने देखा होगा फर्नीचर के रूप में, किस रूप में, फर्नीचर उद्योग में, फर्नीचर। अब फर्नीचर उद्योग में हम किसका उपयोग करते हैं, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं जो कांस है, कांस खरपतवार का उपयोग किस रूप में किया जाता है, फर्नीचर उद्योग में किया जाता है। और बेसिकली इंपोर्टेंटली मैं आपको बता दूं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, आपके घर में चारपाई तो होगी, अरे मेरे घर में भी है, आपके घर में भी होगी, सभी के घर में होती है चारपाई। अब उस चारपाई पर जो लगा हुआ होता है, लपेटा हुआ सूतली वगैरह जो होती है ना, जे भी बोलते हो आप, क्या बोलते हो, जो आपकी भाषा में जो भी आप कहते हो, उसके चारों तरफ जो लगाया जाता है, अब वो किससे बनाया जाता है, आप लोगों के घर में बनता भी होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे नहीं बनता तो आपको पता होगा, वो बेसिकली ज्यादातर तो कांस से बनाया जाता है। किससे, कांस से बनाया जाता है, या फिर और भी बहुत सारे खरपतवार होते हैं जिनसे बना सकते हैं। और एक और बात याद रखना, कांस के जो डंडे होते हैं, कांस की जो लकड़ी होती है ठोस, उस लकड़ी से हम क्या बनाते हैं, फर्नीचर के मूड़े मतलब बहुत सारे कोचिंगों में आप गए होंगे जो बैठने के लिए बने होते हैं, छोटी छोटी पतली पतली डंडी लगी होती है उनमें, वो मूड़े बनाए जाते हैं। और भी कई जगह इनका उपयोग होता है फर्नीचर के रूप में कांस का। तो कांस का उपयोग हम किस रूप में करेंगे, फर्नीचर के रूप में करेंगे। ऐसे ही मैं अगर बात करूं, एक आता है हमारे पास कासनी, कासनी का जो उपयोग होता है वो कहां होता है, वो कॉफी पाउडर में होता है, कॉफी पाउडर। अब कॉफी पाउडर बनाने में हम किसका उपयोग करेंगे, तो बेसिकली याद रखना कासनी खरपतवार का उपयोग करेंगे। कासनी का उपयोग कॉफी पाउडर बनाने में किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि जो अगरबत्ती उद्योग है, अगरबत्ती उद्योग माना जाता है, मैं तो सच नहीं मानता, मैंने देखा नहीं है, अगरबत्ती उद्योग, अगरबत्ती उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है, तो मोथा का उपयोग किया जाता है। जो मोथा खरपतवार है उसका उपयोग हम किस उद्योग में करते हैं, तो बेसिकली अगरबत्ती उद्योग में करते हैं। ठीक है, तो ये खरपतवारों के बेसिकली क्या हो गए, लाभ हो गए, जहां से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जनरल में हम कहेंगे कि इनका उपयोग हम हरी चारे के रूप में कर सकते हैं, हरी खाद के रूप में कर सकते हैं, मृदा संरक्षण में कर सकते हैं, सजावट के रूप में कर सकते हैं, औषधि के रूप में कर सकते हैं, और इनका औद्योगिक महत्व भी होता है। अब मृदा संरक्षण में जब करेंगे तो उसको ले फार्मिंग कहा जाएगा, सजावट के रूप में लेंटाना कैमरा का उपयोग किया जाता है, औषधि के रूप में हिरणखुरी और हुलुल का हम उपयोग कर सकते हैं, औद्योगिक महत्व किस किस का होता है तो वो भी आप लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, खरपतवारों का लाभ का जो पॉइंट था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा इसी में, वो पॉइंट होगा अपना खरपतवारों का वर्गीकरण। और बेसिकली ये सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है इस पूरे चैप्टर का। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हमारे खरपतवार हैं, खरपतवार, अब हम पढ़ेंगे उनका वर्गीकरण। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है खरपतवारों का वर्गीकरण, जनरली बहुत इंपोर्टेंट भी है और ये पॉइंट आपका बड़ा भी है। तो आज हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, खरपतवारों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली और इंपोर्टेंट बात यह है कि सर इन खरपतवारों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, किन किन आधारों पर किया गया है। तो पहले तो हम उन पॉइंटों को देखते हैं कि कितने आधार पर हमने खरपतवारों का जो वर्गीकरण है वो किया है। ठीक है, जनरली अगर मैं बात करूं, हाँ मूज की रस्सी बनती है, मूज की रस्सी वही कांस टाइप का होता है, वही होता है। ठीक है, चलिए अब जनरली अगर हम बात करें, बेसिकली सबसे पहला वर्गीकरण किसके आधार पर आता है, जीवन अवधि के आधार पर। पहला वर्गीकरण किसके आधार पर पढ़ेंगे, जीवन अवधि के आधार पर पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा वर्गीकरण किसके आधार पर पढ़ेंगे, बीज पत्र के आधार पर, बीज पत्र के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण किसके आधार पर पढ़ेंगे, पत्ती की बनावट के आधार पर, पत्ती की बनावट के आधार पर। चौथा वर्गीकरण किस आधार पर पढ़ेंगे, जलवायु के आधार पर।
जलवायु के आधार पर। पांचवा वर्गीकरण किस आधार पर पढ़ेंगे, तो ये हम पढ़ेंगे फसल संबंध के आधार पर। बेसिकली हम 5 आधारों पर क्या पढ़ेंगे, खरपतवारों का जो वर्गीकरण है वो पढ़ेंगे। एक छठवां वर्गीकरण भी होता है प्रजनन के आधार पर, लेकिन वो हम अलग से पॉइंट पढ़ेंगे, खरपतवारों का गुणन, तब हम उसमें उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब जनरली में सबसे पहले वर्गीकरण की बात करूं, यहां सबसे पहला वर्गीकरण मेरा किसके आधार पर है, जीवन अवधि के आधार पर। और इस दुनिया में अगर मैं इस पूरी दुनिया की बात करूं, तो इस दुनिया में जितने भी पादप हैं, ध्यान रखना, इस पूरी दुनिया में जितने भी पादप हैं, सारे के सारे पादपों को जीवन अवधि के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। तो ऐसे ही हम खरपतवारों को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे कौन से आएंगे, सबसे पहले आ जाएंगे हमारे 1 वर्षीय खरपतवार। क्या होंगे, 1 वर्षीय खरपतवार। जनरली अगर मैं 1 वर्षीय खरपतवार की बात करूं तो मैं कह सकता हूं ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष या 1 मौसम में पूरा करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, 1 वर्षीय खरपतवार कहेंगे। अब अगर हम इन 1 वर्षीय खरपतवारों की बात करें तो इनको आगे हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। 2 भागों में कैसे डिवाइड करेंगे, एक तो होंगे हमारे रबी के खरपतवार जो रबी की फसलों में होते हैं, और एक होंगे हमारे खरीफ के खरपतवार जो खरीफ की फसलों में होते हैं। एक तो रबी के खरपतवार और एक खरीफ के खरपतवार। हमें प्रश्न भी सीधा का सीधा ऐसे आएगा कि निम्न में से रबी फसलों का खरपतवार है, निम्न में से खरीफ फसलों का खरपतवार है। तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि रबी में कौन कौन सी फसल आती है और उसके साथ में कौन सा खरपतवार लगता है। बेसिकली मैं अगर रबी की बात करूं तो रबी में कौन सी फसल आती है, हमारी गेहूं। गेहूं में कौन सा प्रमुख खरपतवार है, तो गेहूं का प्रमुख जो खरपतवार है वो गेहूंसा है। ऐसे ही गेहूं में क्या लगता है, कटीली लगती है, कटीली, तो कटीली भी हो गया। नेक्स्ट में अगर बात करूं सरसों किस में आती है, वो भी रबी में आती है, और सरसों में कौन सा खरपतवार लगता है, सत्यानाशी। तो सत्यानाशी भी कैसा हो गया, ये आपका रबी का खरपतवार हो गया। तो बेसिकली मैं कहूंगा गेहूंसा है, कटीली है, सत्यानाशी है। एक और मैं आपको बता दूं, बथुआ का जो प्रकोप होता है वो ज्यादातर रबी की फसलों में होता है, बथुआ। तो बथुआ भी कैसा है आपका, रबी का खरपतवार है। इसके बाद में अगर बात करूं खरीफ के खरपतवार, और अधिकतर जो खरपतवार है, ध्यान देना, अधिकतर खरपतवार वो किस मौसम में उगते हैं, वो खरीफ के मौसम में उगते हैं। अब यहाँ कौन कौन से खरपतवार आते हैं, तो सबसे इंपोर्टेंट आप लोग याद रखना, जंगली चौलाई। ये बहुत बार आपसे आता है, जंगली चौलाई, कई बार प्रश्न पूछा गया आपसे, जंगली चौलाई। इसके बाद में अगर बात करूं बाजरा में कौन सा लगता है, बर्रू है, जंगली चौलाई हो गई, बर्रू हो गया। इसके बाद में अगर बात करूं तो जैसे एक आता है आपका विष खपरा, जिसको हम सांठी बोलते हैं, विष खपरा, विष खपरा, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सांठी। इसको सांठी के नाम से भी जाना जाता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, बेसिकली हम इसको कहेंगे विष खपरा या सांठी। और भी अगर मैं बात करूं यहाँ और भी खरपतवार आ सकते हैं, एक आपका क्या आएगा, खरतुआ आएगा। बथुआ किस में आ रहा है, ध्यान रखना, बथुआ आ रहा है आपका रबी में, और खरतुआ किस में आ रहा है, ये आपका खरीफ में आ रहा है। ऐसे ही मैं बात करूं यहाँ सांवा, सांवा किस में आएगा, खरीफ में आएगा। मैं अगर बात करूं यहाँ हजार दाना, ये बहुत बार पूछा गया है, हजार दाना, हजार दाना भी किस में आता है, ये भी आपका खरीफ में आता है। तो ये सभी हमारे किसके हो गए, खरीफ के खरपतवार हो गए। और पहला वर्गीकरण कंप्लीट, 1 वर्षीय। दूसरे पॉइंट पर अगर मैं चलूं, इसमें दूसरा कौन सा आता है, तो जनरली मैं कहूंगा दूसरा आएगा हमारा द्विवर्षीय खरपतवार। और द्विवर्षीय क्या होंगे, वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष में पूरा करेंगे। बेसिकली 2 ही एग्जाम्पल हैं जो हमें बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। और सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा है, एक तो मैं अगर कहूं तो जंगली गोभी, जंगली गोभी, और दूसरी अगर मैं कहूं तो कौन सा होगा, जंगली गाजर। जंगली गोभी और जंगली गाजर, ये दोनों कैसे खरपतवार हैं, दोनों के दोनों हमारे द्विवर्षीय खरपतवार हैं जो 2 वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट चलूं तीसरे पॉइंट पर, तीसरा पॉइंट क्या आता है, तीसरा पॉइंट बेसिकली आएगा अपने बहुवर्षीय खरपतवार। ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष से
अधिक समय में पूरा करते हैं वो बहुवर्षीय खरपतवार होंगे। और जनरल वे में याद रखना, हम इन खरपतवारों को भी दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। सर दो पार्ट इनके कौन कौन से होंगे? तो एक तो मैं कहूंगा कोमल कोमल या शाकीय, कोमल या शाकीय। दूसरा मैं क्या कहूंगा? दूसरा मैं कहूंगा कठोर या काष्ठीय, कठोर या फिर इनको क्या कहा जाएगा? काष्ठीय। कोमल या शाकीय और दूसरे क्या होंगे? कठोर या काष्ठीय होंगे। अब थोड़ा सा समझो, एग्जाम्पल ये आएंगे कि निम्न में से वह खरपतवार कौन सा है जो बहुवर्षीय होता है लेकिन कोमल होता है, शाकीय होता है? तो बेसिकली आप ये याद रखना, जैसे अगर मैं कहूं मोथा है, मोथा, मैं अगर कहूं यहां कांस है, मैं अगर कहूं यहां दूब घास है, मोथा है, कांस है, दूब घास है, ये सभी बहुवर्षीय होते हैं लेकिन कैसे होते हैं? शाकीय होते हैं। कठोर या काष्ठीय कौन कौन से होंगे? तो कठोर या काष्ठीय में फिर आप लोग याद रखोगे, जैसे बबूल है, आक है, बबूल हो गया। वहीं अगर मैं बात करूं तो आक हो गया। वहीं अगर बात करूं तो ज्वासा हो गया, बबूल हो गया, आक हो गया, ज्वासा हो गया। एक अगर मैं कहूं तो झड़बेरी है, झड़बेरी। झड़बेरी आप लोगों ने सभी ने देखी होगी। इस टाइम पर जो छोटे छोटे आकार के बेर लगते हैं, इस टाइम पर लग भी रहे हैं, तो छोटे छोटे आकार के जो बेर लगते हैं उस पौधे को हम क्या बोलते हैं? झड़बेरी बोलते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे बहुवर्षीय खरपतवार हो गए। और ये पहला वर्गीकरण अपना क्या हो गया? फिनिश। किसके आधार पर? जीवन अवधि के आधार पर। कितने प्रकार के हैं सर? 3 प्रकार के, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। इनमें जो सबसे इंपोर्टेंट हैं वो हमारे ये द्विवर्षीय दोनों। सबसे इंपोर्टेंट जो खरपतवार है वो कौन से होंगे? जंगली गोभी और जंगली गाजर होंगे। यहां से मैं बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अब हम सीधा चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। पहला पॉइंट कंप्लीट। बेसिकली दूसरे पॉइंट पर अगर हम चलें, चलो नेक्स्ट अगले पेज पर ही ले लेते हैं, साफ नहीं करेंगे हम इनको ताकि बाद में रिवाइज भी करना पड़े तो कर लेंगे। दूसरा वर्गीकरण किस आधार पर है? तो दूसरा वर्गीकरण का जो आधार है हमारा वो है बीज पत्र। क्या है? बीज पत्र। और जनरली अगर मैं बीज पत्र के आधार पर बात करूं तो हमारे खरपतवार भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मैं कहूंगा एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, ठीक है। और दूसरा मैं क्या कहूंगा? दूसरा मैं कहूंगा यहां पर द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। बीज पत्र के आधार पर खरपतवार हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। जनरल वे में अगर मैं एक बीजपत्री की बात करूं तो ये ऐसे खरपतवार होते हैं जिनकी जो पत्तियां हैं, वे खरपतवार होते हैं जिनकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? सक्रिय होती हैं, सक्रिय व लंबी होती हैं, सक्रिय और लंबी होती हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं इनकी बात करूं तो ये ऐसे खरपतवार होते हैं जिनकी जो पत्ती हैं वो कैसी होती हैं? वो चौड़ी व गोल होती हैं। कैसी होंगी? चौड़ी व गोल होंगी। जिन खरपतवारों की पत्तियां चौड़ी या गोल होती हैं वो द्विबीजपत्री होते हैं, जिनकी पत्तियां सक्रिय या लंबी होती हैं वो सारे के सारे एक बीजपत्री होते हैं। अब कैसे, कौन कौन से होते हैं, हमें प्रश्न भी आता है। जनरली मैं एक बीजपत्री की बात करूं तो जैसे गेहूसा है, अभी मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे लास्ट में तब आपको समझ में आता है। गेहूसा हो गया। जैसे मैं बात करूं तो बर्रू है, जैसे मैं बात करूं तो कांस है, जैसे मैं बात करूं मोथा है, मोथा, जैसे मैं बात करूं तो दूब घास है, दूब घास। ये सभी कैसे हो गए? ये सारे के सारे हमारे एक बीजपत्री खरपतवार हो गए। वहीं अगर मैं द्विबीजपत्री खरपतवारों की बात करूं, सबसे इंपोर्टेंट एग्जांपल आप याद रखोगे जंगली चौलाई। ये कैसा होता है? ये द्विबीजपत्री होता है, ठीक है, जंगली चौलाई हो गई। अगर मैं बात करूं बथुआ, कैसा होता है? द्विबीजपत्री होता है। अगर मैं बात करूं सत्यानाशी, कैसी होती है? द्विबीजपत्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूं यहाँ खरतुआ, कैसा होता है? द्विबीजपत्री होता है। नेक्स्ट में बात करूं यहाँ विस्कफरा, कैसा होता है? द्विबीजपत्री होता है, ठीक है। तो ये सभी कैसे हो गए हमारे द्विबीजपत्री, ये सभी कैसे हो गए? एक बीजपत्री, ठीक है। तो ये हमारा जो नेक्स्ट वर्गीकरण था बीज पत्र के आधार पर वो भी क्या हुआ? कंप्लीट हुआ।
अब तीसरा जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर है, वो पत्ती की बनावट के आधार पर है। अब ध्यान रखना मेरी बात इंपोर्टेंट, बेसिकली पत्ती की बनावट के आधार पर खरपतवार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो ऐसे होंगे जिनकी पत्तियां सक्रिय होंगी और एक ऐसे होंगे जिनकी पत्तियां चौड़ी होंगी। तो ये वर्गीकरण हमारा यही की यही बदल जाएगा, यही की हमारा कंप्लीट है। सक्रिय पत्ती वाले ये हो गए, चौड़ी पत्ती वाले ये हो गए। एक स्पेसिफिकली आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है अमरबेल, ध्यान देना, अमरबेल आपसे प्रश्न पूछेगा कि अमरबेल किस प्रकार का खरपतवार है, एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। ध्यान रखना जो अमरबेल है वो कैसा खरपतवार होता है, अमरबेल द्विबीजपत्री खरपतवार है, क्योंकि अमरबेल की जो भी तना है वो तना दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। और याद रखना द्विबीजपत्री होने के साथ साथ इसे कैसा माना गया है, इसे चौड़ी पत्ती वाला माना गया है। पत्ती होती नहीं है लेकिन बेसिकली इसको क्या मानते हैं, चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार मानते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल पॉइंट हम याद रखेंगे कि जो अमरबेल है वो द्विबीजपत्री खरपतवार है और इसको क्या माना जाता है, इसे चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार माना जाता है। ठीक है, तो ये बीजपत्र और पत्ती की संरचना के आधार पर भी जो अपना वर्गीकरण था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट अगला पॉइंट कहता है अपना जलवायु के आधार पर। अब हम बात करते हैं सीधा सीधा अगले पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जलवायु के आधार पर। ठीक है, जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर। चलिए अब अगर मान लो मैं जलवायु के आधार पर खरपतवारों की बात करूं, तो एक तो ऐसे खरपतवार होते हैं जो कहां होते हैं, जो कृषि क्षेत्र में उगते हैं। ऐसे खरपतवार जो कहां उगेंगे, जो कृषि क्षेत्र में उगेंगे। एक खरपतवार तो ऐसे होंगे, ठीक है सर। दूसरे हमारे पास ऐसे खरपतवार होंगे जो कहां उगेंगे, जो बंजर भूमि में उगेंगे, जंगली क्षेत्र में, जंगल क्षेत्र या बंजर भूमि, बंजर भूमि में उगेंगे। ठीक है, दो हो गए। एक हमारे पास ऐसे खरपतवार होंगे जो कहां उगेंगे, जो मरुस्थल में उगेंगे, मरुस्थल में उगेंगे। ठीक है, एक हमारे पास कैसे खरपतवार होंगे, जो जलीय क्षेत्र में उगेंगे, जलीय क्षेत्र में उगेंगे। ठीक है, यहां से मैं केवल एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। बेसिकली कृषि क्षेत्र के खरपतवार सभी वे खरपतवार आते हैं जो फसलों के साथ में उगते हैं। अब फसलों के साथ में कौन कौन से खरपतवार उगेंगे, जैसे मैं बात करूं गेहूंसा है, मैं बात करूं बर्रू है, मैं बात करूं बथुआ है, बथुआ। ठीक है, मैं बात करूं अगर बथुआ के अलावा यहाँ और भी खरपतवार हमारे हो सकते हैं, जैसे सत्यानाशी है, सत्यानाशी, सत्यानाशी। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसे खरपतवार जो फसलों के साथ में होते हैं, खरतुआ, कांस, वो सारे हो जाएंगे। जंगली क्षेत्र में कौन से उगते हैं, जैसे बात करूं झड़बेरी है, झड़बेरी है, जैसे बात करूं लेंटाना कैमरा है, लेंटाना कैमरा, ये कहां उगते हैं, ये जंगली क्षेत्र में उगते हैं। ऐसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में बात करूं तो ये जड़बेरी मरुस्थलीय क्षेत्र में भी उगता है, जड़बेरी कहां उगता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में भी उगता है। जैसे बात करूं आक, मरुस्थलीय क्षेत्र में उगता है। जैसे बात करूं ज्वासा, मरुस्थलीय क्षेत्र में उगता है। जैसे बात करूं नागफनी है, मरुस्थलीय क्षेत्र में उगती है। तो नागफनी है, ज्वासा है, आक है, जड़बेरी है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र में। आगे अगर बात करूं जलीय क्षेत्र के खरपतवार, तो एक तो यहां ध्यान रखना हाइड्रिला है, हाइड्रिला। दूसरी में अगर बात करूं यहां वेलेस्नेरिया है, वेलेस्नेरिया। तीसरी में अगर बात करूं या कौन सा है, जलकुंभी, जलकुंभी। और इस जलकुंभी को हम क्या बोलते हैं, वाटर हाइसिंथ या समुद्री जल की हत्या भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, खरपतवार हो गए। कौन कौन से, कृषि क्षेत्र जो फसलों के साथ उगते हैं, जो जंगल में उगते हैं, जो मरुस्थल में उगते हैं, और जो जलीय क्षेत्र में उगते हैं। अब यहाँ मैं एक आपको इंपोर्टेंट चीज बता दूं, इन जो खरपतवार मैंने यहाँ आपको बताए हैं, इन खरपतवारों में आपने कुछ खरपतवार तो ऐसे देखे होंगे जो कहां उगेंगे, जो फसल के साथ भी उगेंगे प्लस वो जंगल में भी उगेंगे, फसल के साथ भी उगते हैं और जंगल में भी उगते हैं। अब ऐसे खरपतवार जो फसल के साथ भी उगते हैं और जंगली क्षेत्रों में भी उगते हैं, उनको क्या कहा जाता है,
तो बेसिकली आप लोग याद रखना, उनको कहा जाता है विकल्पी खरपतवार। उनको हम क्या कहेंगे? बेसिकली इनको कहा जाएगा विकल्पी खरपतवार। ऐसे खरपतवार जो जंगल में भी उगेंगे और फसल के साथ भी उगेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं सत्यानाशी। सत्यानाशी कहाँ उगता है? जंगल में भी उग जाता है और वो फसलों के साथ में भी उगता है। तो कैसा हो गया? विकल्पी हो गया। ऐसे ही मैं बात करूं कटीली, कटीली खरपतवार जंगल में भी उगता है और फसलों के साथ में भी उगता है। तो कैसा होगा? वो आपका हो जाएगा सीधा सीधा विकल्पी खरपतवार। अब जो खरपतवार केवल और केवल जंगली रूप में ही उगते हैं, केवल और केवल जंगली रूप में उगते हैं, जैसे लेंटाना कैमरा केवल जंगली रूप में उगेगा, तो ऐसे खरपतवारों को हम क्या कहेंगे? अविकल्पी खरपतवार कहेंगे। ध्यान रखना, जो केवल जंगली रूप में उगेंगे वो अविकल्पी, जो फसल और जंगल दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बेसिकली विकल्पी खरपतवार कहा जाता है। ठीक है, तो जलवायु के आधार पर भी जो अपना खरपतवारों का वर्गीकरण था वो अपन ने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। यानी ये पॉइंट भी अपना क्या हुआ? फिनिश हुआ। अब एक ही वर्गीकरण अपना शेष बचता है और वो वर्गीकरण है फसल संबंध के आधार पर। किसके आधार पर? फसल संबंध के आधार पर। और ये इंपोर्टेंट वर्गीकरण भी है। तो अब हम सीधी सीधी जो चर्चा करेंगे वो किसके आधार पर करेंगे? बेसिकली फसल संबंध के आधार पर करेंगे। ठीक है, और ये इंपोर्टेंट भी होगा अपना पॉइंट। चलिए, अब अगला पॉइंट क्या है? बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट है अपना फसल संबंध के आधार पर। फसल संबंध। ठीक है, अब अगर मैं फसल संबंध के आधार पर बात करूं तो पहले हम ये देख लेते हैं कि खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, बेसिकली एक तो मैं क्या कहूंगा? एक तो मैं कहूंगा हमारे होते हैं निरपेक्ष खरपतवार। कैसे होते हैं? निरपेक्ष खरपतवार। अब निरपेक्ष खरपतवार हम कौन से खरपतवारों को कहते हैं? तो आप लोग याद रखोगे, इसके अंदर वे खरपतवार आते हैं जो फसलों को हमेशा हानि पहुंचाते हैं। वे खरपतवार जो फसलों को हमेशा हानि पहुंचाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? निरपेक्ष खरपतवार। आप लोगों से शायद जेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था 22 या 23 में कि वे पौधे जो फसलों को हमेशा हानि पहुंचाते हैं कहलाते हैं, तो उन पौधों को क्या कहा जाता है? निरपेक्ष पौधे। वहां ऑप्शन में क्या था? निरपेक्ष पौधे। ध्यान रखना, वे पौधे या वे खरपतवार जो फसलों को हमेशा हानि पहुंचाते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें निरपेक्ष पौधे या निरपेक्ष खरपतवार कहा जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में यहां बात करूं तो ऐसे कौन कौन से पौधे तो जो हमारी फसलों के साथ में खरपतवार उगते हैं, जैसे मान लो मैं अगर बात करूं यहाँ बथुआ, ठीक है, मैं अगर बात करूं यहाँ बर्रू, ठीक है, हमेशा हानि पहुंचाएंगे। मैं अगर बात करूं यहाँ कटीली, कहने का मतलब यह है कि जो फसलों के साथ में खरपतवार उगते हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? निरपेक्ष खरपतवार। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट पर चलूं, दूसरा कौन सा है? दूसरा है बेसिकली हमारा सापेक्ष खरपतवार। दूसरा पॉइंट क्या है? सापेक्ष खरपतवार। अब यहां थोड़ा सा और हम देखेंगे, सापेक्ष खरपतवार क्या होंगे? जब किसी एक फसल के साथ, ध्यान देना ये बहुत इंपोर्टेंट बात है, जब क्या हो? जब किसी एक फसल के साथ में दूसरी फसल के पौधे उगाते हैं, किसके पौधे उगाते हैं? दूसरी फसल के, तब उन्हें क्या बोला जाता है? तब उन्हें सापेक्ष खरपतवार कहा जाता है। यहां शर्त क्या है? शर्त यहां पर यह है कि जो दूसरी फसल के पौधे उगते हैं वो उसी मौसम की फसल के होते हैं। जब उसी मौसम की दूसरी फसल के पौधे उगते हैं तब उन्हें क्या कहा जाता है? सापेक्ष खरपतवार कहा जाता है। सर एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? बेसिकली अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हम देख सकते हैं, जैसे मान लो हमने गेहूं की बुवाई की और गेहूं के साथ में सरसों का पौधा उगाया, तो ये क्या है? ये आपका सापेक्ष खरपतवार है। ऐसे ही मान लो आपने चना की बुवाई की, चना के साथ में सरसों का पौधा उगाया, तो ये क्या है? सापेक्ष खरपतवार है। आपने सरसों की बुवाई की, बरसीम का पौधा उगाया, सापेक्ष खरपतवार है। यानी जब उसी मौसम की दूसरी फसल के पौधे उगते हैं तब उन्हें क्या बोला जाता है? सापेक्ष खरपतवार बोला जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट चलूं अगले पॉइंट पर। अगला कौन सा आएगा? अगला
खरपतवार होता है हमारा स्वैच्छिक खरपतवार। स्वैच्छिक खरपतवार बेसिकली आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि मैंने ऊपर एक पॉइंट आपको बता दिया है, स्वैच्छिक खरपतवार। अब स्वैच्छिक खरपतवार क्या होते हैं, ध्यान रखना, जब किसी एक फसल के साथ, ध्यान रखना, जब एक फसल के साथ पूर्व फसल के पौधे उगाते हैं, पूर्व फसल के पौधे उगाते हैं, तब उन्हें क्या कहा जाता है, तब बेसिकली उन्हें कहा जाएगा स्वैच्छिक खरपतवार। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर उसी मौसम की दूसरी फसल के पौधे उग रहे हैं। यहां पर क्या होगा, पूर्व फसल के पौधे उगेंगे। जैसे मान लो हमने अपने खेत में क्या उगाया, बाजरा उगाया, बाजरा, और बाजरा के साथ में किसके पौधे उगाए, सरसों के। बाजरा खरीफ में उगाया, रबी की फसल के पौधे उगाए, तब इसे हम क्या कहेंगे, स्वैच्छिक खरपतवार या वॉलंटियर वीड कहेंगे। यानी जब किसी फसल के साथ हमें पूर्व फसल या दूसरे मौसम की फसल के पौधे उगते हैं, तब उन्हें स्वैच्छिक खरपतवार कहा जाता है। ठीक है सर, आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट कौन सा है, बेसिकली नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है अवांछित खरपतवार। अवांछित या मैं कहूं तो रोग्यू, अवांछित या मैं क्या कह सकता हूं, रोग्यू खरपतवार। यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्जाम में क्या रखना, यहां से भी प्रश्न आ चुका है। अब रोग्यू खरपतवार क्या होते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है ये तो, कि जब किसी एक फसल के साथ, जब किसी फसल के साथ, या मैं कहूं तो जब एक किस्म के साथ, एक किस्म के साथ दूसरी किस्म के पौधे उगते हैं, दूसरी किस्म के पौधे उगते हैं, तब उन्हें क्या कहा जाता है, तब उन्हें बेसिकली कहा जाएगा अवांछित या रोग्यू खरपतवार। जब किसी फसल की एक किस्म के साथ में दूसरी किस्म के पौधे उगेंगे, तब उन्हें क्या कहेंगे, अवांछित पौधे या रोगी पौधे या रोग्यू खरपतवार कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बात करूं, मान लो हमने अपने खेत में उगाई गेहूं की लोकवन, मान लो गेहूं हमने बोया, और गेहूं कौन सा बोया हमने, मान लो हमने लोकवन बोया, लोकवन, और इस लोकवन गेहूं के साथ में मान लो सोनारो 63 के पौधे उगाए, सोनारो 63, तब इनको क्या कहा जाएगा, तब इनको बेसिकली कहा जाएगा अवांछित या रोगी खरपतवार। कहने का मतलब एक ये है कि जब हमारी किसी एक किस्म के साथ में दूसरी किस्म के पौधे उगते हैं, तब उन्हें अवांछित पौधे, रोगी पौधे या अवांछित खरपतवार कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कौन सा है, अगला पॉइंट है हमारा नकलची या मिमिक्री खरपतवार। नकलची या हम इनको क्या बोलेंगे, मिमिक्री, मिमिक्री खरपतवार। अब नकलची या मिमिक्री खरपतवार क्या होते हैं, ये तो आप बेसिकली जानते ही हो। ऐसे खरपतवार जो रूप, रंग और आकृति में फसली पादपों के समान होते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि वे खरपतवार जो भौतिक रूप से क्या हो, फसल के समान हो। ऐसे खरपतवार जो भौतिक रूप से क्या होते हैं, फसल के समान होते हैं, फसल के समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें बेसिकली नकलची खरपतवार कहा जाता है। सर ऐसे खरपतवार कौन कौन से हैं, तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, जैसे गेहूं का जो नकलची खरपतवार है वो कौन सा है, गेहूं-सा है, गेहूं का नकलची खरपतवार गेहूं-सा। सर बाजरा का नकलची खरपतवार कौन सा है, तो बाजरा का नकलची खरपतवार कौन सा होगा, बर्रू होगा। सर धान का नकलची खरपतवार कौन सा है, तो धान में बेसिकली सांवा को भी माना जाता है और जंगली धान को भी माना जाता है। सांवा या जंगली धान दोनों को इसमें माना जाता है, जंगली धान। आपको प्रश्न भी पूछा जाता है कि निम्न में से नकलची खरपतवार कौन सा है, किसी भी फसल का पूछ ले तो ये आपके पास आंसर होगी। इसके बाद बात में करूं तो नेक्स्ट एक और आता है हमें, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बेसिकली बोला जाता है परजीवी खरपतवार। क्या बोलेंगे, परजीवी खरपतवार। अब परजीवी खरपतवार क्या होते हैं, ये ऐसे खरपतवार होते हैं जो कहां से भोजन प्राप्त करते हैं, फसल के पादपों से। वे खरपतवार
जो फसल के पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें परजीवी खरपतवार कहा जाता है। और इनको हम 4 भागों में बांटते हैं। चारों भागों से हमें प्रश्न पूछा जाता है। एक तो मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले पॉइंट पे मैं क्या कहूंगा? एक तो मैं कहूंगा पूर्ण तना परजीवी। क्या कहूंगा? पूर्ण तना परजीवी। और इसमें कौन सा आता है? ध्यान रखना, अमरबेल। पूर्ण तना परजीवी में कौन सा आ जाएगा? अमरबेल आ जाएगा। एक में कौन सा आता है? अर्ध तना परजीवी। अर्ध तना परजीवी। अब इसमें कौन सा आएगा? इसमें आएगा हमारा लोरेंथस। लोरेंथस, ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो एक में आता है पूर्ण जड़ परजीवी। पूर्ण जड़ परजीवी। तब आप लोग इसमें याद रखोगे, इसमें आएगा ओरीबैंकी। ओरीबैंकी, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट कौन सा आता है? अर्ध जड़ परजीवी। अर्ध जड़ परजीवी। अब इसमें कौन सा आ जाएगा? इसमें आ जाएगा स्ट्राइगा, या हम इसको बोलते हैं रूखड़ी। स्ट्राइगा या रूखड़ी। अब सवाल में और कैसे पूछेगा? हमें यहां से एक तरह से और पूछ सकता है। वो पूछ लेगा अमरबेल खरपतवार का प्रकोप कौन सी फसल में होता है? तो अमरबेल में आप लोग याद रखना, ये लगती है बरसीम और रिस्का में। अमरबेल का प्रकोप कहां होगा? इसका प्रकोप बरसीम और रिस्का की फसल में होता है। चलिए, ऐसे ही मैं बात करूं लोरेंथस का प्रकोप कहां होता है? तो ये आम के पादपों में होता है, आम के बगीचों में होता है। ओरीबैंकी की अगर बात करूं तो सरसों और तंबाकू में होता है। सरसों और तंबाकू में होता है, आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है। नेक्स्ट में अगर स्ट्राइगा की बात करूं, ये कहां होगा? ये ज्वार और बाजरा में होगा। ज्वार और बाजरा में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एक आपसे पूछा भी जाता है यहां से सवाल। वो सवाल ये है कि वह कौन सा खरपतवार है जिसमें आत्मघाती अंकुरण पाया जाता है? ये सवाल पूछा जा चुका है एग्जाम में। वह कौन सा खरपतवार है जिसमें आत्मघाती अंकुरण पाया जाता है? तो ध्यान रखना, जो हमारा स्ट्राइगा है या रूखड़ी है, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें आत्मघाती अंकुरण पाया जाता है। और ये सवाल हमें एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बेसिकली हम याद रखेंगे, आत्मघाती अंकुरण किसमें पाया जाएगा? वो पाया जाएगा स्ट्राइगा में, या मैं कहूंगा इसको रूखड़ी। ये हमारा क्या हो गया? फसल संबंध के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण हो गया। एक और मैं बता दूं आपको एग्जांपल। एक में आते हैं आपत्तिजनक खरपतवार या सैटेलाइट बीज। जब किसी खरपतवार के बीज फसल के बीजों में मिल जाएं और उन दोनों बीजों को अलग करना मुश्किल हो, तब उन्हें क्या कहा जाएगा? तब उन्हें कहा जाएगा आपत्तिजनक खरपतवार या सैटेलाइट खरपतवार। जैसे मैं अगर बात करूं सरसों और सत्यानाशी, दोनों के बीज अगर आपस में मिल गए तो आप अलग नहीं कर सकते। गेहूं और हिरनखुरी, दोनों के बीज मिल गए तो आप अलग नहीं कर सकते। अगर मैं कहूं तो बरसीम और कौन सा कासनी, दोनों के बीज मिल गए तो आप अलग नहीं कर सकते। ऐसे खरपतवार जिनके बीज एक दूसरे में मिल जाए तो मैं इनको अलग करने में आपत्ति होती है, उनको क्या कहा जाता है? आपत्तिजनक खरपतवार कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो गेहूं का हिरनखुरी, सरसों का सत्यानाशी, और अगर मैं बात करूं बरसीम तो कौन सा हो जाएगा? कासनी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका खरपतवारों के वर्गीकरण का जो पॉइंट था वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यहां से आगे की जो बात करेंगे हम वो अगली क्लास में करेंगे, और आगे हम बात करेंगे यहां से आगे खरपतवारों का विस्तार, खरपतवारों का गुणन, नियंत्रण, उन्मूलन, निरोधन, वो बहुत सारी चीजें हैं, वो कल हम बात करेंगे। और कल अपना जो चैप्टर ये खरपतवार वाला वो कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास से आपको कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। बहुत सारी चीजों के बारे में आज हमने चर्चा की है। मैंने पहले ही बताया था कि क्वेश्चन इसमें से थ्योरेटिकल आएंगे, आपको टॉपिक सरल लगेगा लेकिन क्वेश्चन तब भी आप गलत कर सकते हो। इसका खरपतवार क्या होते हैं, शब्द किसने दिया, बेसिकली बात है कि विशेषता क्या क्या होती है वो भी हमने पढ़ा। इसके बाद खरपतवार और फसलों में प्रतिस्पर्धा किस किस के लिए होती है वो भी हमने बात की। खरपतवारों की हानियां क्या हैं वो सारी हमने डिस्कस कर ली। लाभ क्या होते हैं वो सारे हमने पढ़ लिए। वर्गीकरण हमने पढ़ लिया, जीवन अवधि के आधार पर पढ़ा। उसके बाद हमने बीज पत्र और पत्ती की संरचना के आधार पर पढ़ा। फिर हमने जलवायु के आधार पर पढ़ा, और नेक्स्ट फिर हमने फसल संबंध के आधार पर इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, कोई भी सवाल अगर आपका है तो आप पूछ सकते हो।
वरना आज के लिए इतना काफी है। मुस्कान, टीना, मोनिका, गोनू, क्लियर है सभी का? चलो बहुत अच्छी बात है। और आज आपने बातें नहीं बनाई आपस में, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही अगर शांति मेंटेन करोगे तो क्लास में मजा भी आएगा। और जब बातें करोगे तो आधा ध्यान मेरा तुम्हारी तरफ जाएगा, ना तुम पूरा ध्यान दे पाओगे ना मैं पूरा ध्यान दे पाऊंगा। राजेश, चलिए फिर आज के लिए काफी है। कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछ लो आप। लाइव में कौन सा खरपतवार काम लेते हैं? ये क्या है भाई? लेप 52। लेप 52 तो सिरप बनती है ये तुम्हारी लीवर वाली, पता नहीं इसमें कौन सा, हमने तो कहीं मेंशन देखा नहीं इसका लिखा हुआ। कहीं अगर इसका मेंशन होगा तो हो सकता है, बाकी हमने कहीं इसको लिखा हुआ अभी तक नहीं देखा है। ऑल डन, सब समझ में आ गया। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। लिप 52 समझ गया मैं। लिप 52 वही सिरप आती है तो लीवर वाली वही है। कौन सा होता है बता दो हमें भी, तो पता चल जाएगा आज। नया क्वेश्चन। मकोई, अच्छा मकोई। मकोई टेस्ट तो मैंने भी किया, हाँ बिल्कुल सही बात है, टेस्ट तो ऐसा ही होता है लिप 52 जैसा ही। मकोई को जो दाने होते हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये कहीं मेंशन नहीं है किताबों में, मैंने कहीं इसको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल मान गया मैं, क्योंकि मैंने भी टेस्ट देखा है, लिप 52 का भी देखा है और उसका भी देखा है। ठीक है फिर भैया आज के लिए इतना काफी है, ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है। बाकी हम नेक्स्ट मिलते हैं कल। कल इस टॉपिक को पूरा निपटा लेंगे तो आपका खरपतवार वाला भी पॉइंट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।